हेलो एवरीवन, वेलकम टू नक्शावाला एन ऑनलाइन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जो है आपका एक बड़ी कॉमन समस्या के बारे में बात करेंगे। लगभग हर एक हाउस ओनर जो है उस समस्या से परेशान है। आपने लाखों करोड़ों रुपए बना के लगा के जो है घर तो अपना कंस्ट्रक्शन करा लिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है आपको वो समस्या का जो है सामना करना पड़ता है। अक्सर मैंने ये भी देखा है कि लोग उस प्रॉब्लम की वजह से जो है बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। जब भी कोई उनके घर पे आके विजिट करता है तो अगर वो समस्या उनके घर पे देखता है तो वो बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, और बार बार रिपेयर कराने पे, बार बार मेंटेनेंस कराने पे भी वो समस्या दूर नहीं होती है। तो आज उसी समस्या के बारे में हम लोग बात करेंगे, और वो समस्या जो है आपकी है कि घर की दीवारों में क्रैक क्यों आते हैं। अक्सर मैंने ये देखा है कि घर बना है, अभी 3-4 महीने ही हुए हैं घर बने हुए, और घर की दीवारों में जो है या फिर आपकी छत पे या फिर फ्लोर पे जो है क्रैक आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आज के टाइम पे ज्यादातर हाउस ओनर जो है इसको फेस कर रहे हैं। होता क्या है कि जब आप घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस टाइम पे कुछ बातों का आपको पता नहीं होता है। आप कुछ जानकारियां जो आपके पास में होनी चाहिए या जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको बताता नहीं है, या फिर जो आप स्ट्रक्चर जो आप कंसल्टेंट हायर करते हो वो कंसल्टेंट भी आपको प्रॉपर गाइड नहीं करता है, जिसकी वजह से ये समस्या आती है। या फिर कुछ समस्याएं, इस तरह की समस्याएं जो है आपका उन घरों में भी देखी गई है जो घर थोड़े पुराने हो गए हैं, जिनको आपको काफी टाइम हो गया बने हुए और उनका कोई मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पाता। तो कई सारे रीजंस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ये समस्या देखी गई है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आज कुछ ऐसे कॉमन कॉजेस के बारे में बात करूंगा जिनकी वजह से आपका घर के अंदर जो है क्रैक्स आते हैं। ठीक है, अगर उन कॉजेस को आप रिमूव कर दोगे तो आपके घर के अंदर जो आपके दीवार में क्रैक की जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी दूर हो जाएंगी। तो सबसे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो मेरा कोज है वो है आपका थर्मल क्रैक। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, देसी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। अक्सर क्या होता है कि आप खुद से भी घर पे महसूस करना, जब जो मटेरियल आपका होता है, कोई भी मटेरियल है, ठीक है, आपका जैसे यही मटेरियल है, आपका बोर्ड है, आपका यहाँ पे टेबल रखी हुई है, कोई भी मटेरियल है एक्स वाई जेड, हर एक मटेरियल का एक नेचर होता है कि जब गर्मी पड़ती है तो वो फैलना स्टार्ट कर देता है, और जब सर्दी पड़ती है तो वो सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है। आप कभी भी अगर आपको ये चीज महसूस करनी है तो जो भी आपके घर के दरवाजे होते हैं, चौखटें होती हैं, पल्ले होते हैं या विंडो होती है, उनको आप महसूस करना कि बरसात के टाइम पे और आपका सर्दियों के टाइम पे और गर्मियों के टाइम पे उनमें क्या चेंजेस आता है। तो जो ऊपर ऐसे जो चटकनी लगाते हैं ना, ऐसे यूं लगाते हैं ऊपर, उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि गर्मी के टाइम पे आपको लगाने में दिक्कत आएगी या सर्दी के टाइम पे आपको लगा। कोई एक मौसम ऐसा जरूर आएगा कि जिसमें आपको अपने घर की ऐसे चटकनी लगाने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों आती है? क्योंकि जब भी टेम्परेचर का वेरिएशन होता है तो आपका जो मटेरियल होता है उसके अंदर भी वेरिएशन होते ही हैं। तो जो थर्मल क्रैक होते हैं, अगर आपके घर के अंदर थर्मल क्रैक आ रहे हैं, गर्मी के टेम्परेचर की वजह से अगर क्रैक आ रहे हैं, तो वो माइनर्स क्रैक होते हैं, इस टाइप के बहुत ही हल्के क्रैक होते हैं। इन क्रैक से आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये सीजनल होते हैं। आप इनको रिपेयर कराओगे तो ये आपके रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे आपको माइनर क्रैक्स दिख रहे होंगे। अक्सर देखो प्लास्टर पे आपने कुछ इस टाइप का जो है बना हुआ देखा होगा, ये भी आपके जो है थर्मल क्रैक होते हैं। ये आपके स्ट्रक्चर के क्रैक नहीं होते हैं। इन क्रैक की वजह से आपके घर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन क्या होता है कि ये बहुत ही माइनर से क्रैक होते हैं, आसानी से आप इनको रिमूव कर सकते हो। आप मेंटेनेंस कराओगे, रेगुलर मेंटेनेंस कराओगे तो इस तरह के क्रैक आपको कभी नहीं आएंगे। तो एक तो हो गया आपका टेम्परेचर। ठीक है, कि आज की जैसे टेम्परेचर अगर आपका ज्यादा है तो मटेरियल फैलना स्टार्ट कर देता है, और जब मटेरियल कम होता है तो आपका क्या होता है, सिकुड़ना शुरू कर देता है। कभी भी आप देखना, जब भी किसी ब्रिज पे अगर आप मूव कर रहे हो, किसी ब्रिज पे आप ट्रेवल करना, तो ब्रिज का एक डिजाइन होता है और वो डिजाइन आपका इसी वजह से किया जाता है, पार्ट में बनाया जाता है। आपका कुछ ये पार्ट रहेगा आपका ऐसे, उसके बाद आपका ये पार्ट रहेगा ऐसे, और ये पार्ट रहेगा ऐसे। बीच में जो है आपका कुछ यहाँ पे गैप दे दिया जाता है, ठीक है, जिसमें रबड़ फिल कर दी जाती है। ये क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है कि जब गर्मी पड़ेगी तो ब्रिज अब आपका जब फैलेगा तो यहाँ पे जो है ये जॉइंट फिल हो जाएगा, तो क्रैक डेवलप नहीं होंगे। ये आज के टाइम पे मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में टेक्निक यूज होती है। जैसे आप कभी हाईवे पे जाओगे तो हाईवे पे भी आपका ये हाईवे भी आपका इसी तरीके से बना हुआ होता है। जो आज के टाइम पे आरसीसी के जो आपके हाईवे बन रहे हैं, कॉन्क्रीट के जो हाईवे बन रहे हैं, वो भी आपके इसी पैटर्न पे बन रहे हैं। तो यहाँ पे बीच में गैप होता है। ये गैप क्यों दिया जाता है? ये गैप इसलिए दिया जाता है कि जब गर्मी पड़ेगी तो ये जब फैलना शुरू करेगा तो सामने वाले से इससे ये ना टकराए, ताकि इसमें क्रैक डेवलप ना हो। तो ये हो गया आपके थर्मल क्रैक्स। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका फाउंडेशन मूवमेंट एंड सेटलमेंट। अगर इस तरह का क्रैक, इस कारण की वजह से अगर आपके घर के अंदर क्रैक आ रहा है,
तो आपको अवेयर होने की जरूरत है, बहुत ही आपको उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन का मूवमेंट हो रहा है, फाउंडेशन ही आपका सेटल हो रहा है, तो आपका घर जो है कभी भी गिर सकता है। अक्सर ये क्यों आता है, अक्सर ये इसलिए गलती होती है, जैसे हमने कोई भी एक्सकेवेशन किया, मिट्टी की खुदाई की फाउंडेशन बनाने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ लूज सॉइल रह जाती है। कभी भी आप देखना, जब आप जेसीबी से कटिंग कराते हो तो उसके जो बकेट होते हैं ना, वो ऊपर की सॉइल लूज कर देते हैं। तो ठेकेदार क्या करता है, ठेकेदार ना इस मिट्टी का कॉम्पैक्शन ही नहीं करता है प्रॉपर। वो ऐसे एक दुर्गुट टाइप होता है, उसको ऐसे मारेगा, 2-4 बार करेगा और मिट्टी को प्लेन करके आपको दिखा देगा, लेकिन एक्चुअल में वो मिट्टी सेटल नहीं होती है, वो लूज रहती है। और तो जब इसके ऊपर आप फाउंडेशन बनाते हो, जब इसके ऊपर आप जो है घर का फाउंडेशन बनाते हो, और घर का जब पूरा लोड इस पे आना शुरू होता है, तो ये आपका सेटल हो जाता है, ठीक है। और अगर 10 mm भी आपका सेटलमेंट हुआ, अगर इतना सा भी ये सेटलमेंट हुआ, तो आपके घर की दीवार जो है, ये आपकी जो ऊपर यहाँ पे दीवार बनी हुई है, इनमें आपके क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। और फाउंडेशन मूवमेंट की वजह से आपके फ्लोर के अंदर भी क्रैक आते हैं, आपकी दीवारों के अंदर भी क्रैक आते हैं। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि देखो इस टाइप के जो क्रैक है, ये बहुत ही मेजर क्रैक्स होते हैं और बहुत ही ज्यादा डैमेज करते हैं आपके घर को। अगर इस तरह के क्रैक अगर आपके घर के अंदर आ रहे हैं, तो आपको फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। और बहुत ट्रीटमेंट आपके इनके आज के टाइम पे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, स्पेशल ट्रीटमेंट होते हैं। अगर आपका फाउंडेशन सेटल हो रहा है, तो आप इस टाइप के क्रैक देखो, ये आपके बहुत ही मेजर क्रैक्स आते हैं। यहाँ पे देखो आपकी पूरी वॉल ही खिसक गई है, ये वाला जो क्रैक आपका आ रहा है यहाँ से चला, ये पूरा क्रैक आपका जो है फाउंडेशन सेटलमेंट की वजह से हो रहा है। अब इसका कुछ इलाज होता है कि अगर आपको इस तरह के क्रैक आपके घर पे ना आए, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले लोग गलती क्या करते हैं कि नीचे प्लिंथ बीम नहीं देते, तो आप जो है नीचे प्लिंथ बीम जरूर प्रोवाइड करें, ठीक है। नीचे जो है प्लिंथ बीम जरूर प्रोवाइड करें, और उसके बाद जो है लगभग 6 फीट की हाइट पे एक बैंड जो है वो जरूर प्रोवाइड करें। जो भी आपका ये ब्रिक वर्क जैसे आप कर रहे हो, ये आपके घर पे ब्रिक वर्क हो रहा है, तो ब्रिक वर्क पे जो है हर 6 फीट पे जो है आप, जैसे मान लीजिए कि ये हाइट आपकी 6 फीट है, ठीक है, तो 6 फीट पे जो है आप यहाँ पे एक बैंड जो है 3 इंची का आरसीसी का जो बैंड है वो जरूर प्रोवाइड करें। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि अगर इन फ्यूचर कभी भी अगर आपका फाउंडेशन सेटल हुआ, अगर आपका फाउंडेशन जो है सेटल भी हुआ, तो आपकी पूरी दीवार में क्रैक नहीं आएंगे। उस जो आपका ये आरसीसी बैंड होगा, ये जो आपका आरसीसी बैंड है, ये ऊपर की दीवार पे क्रैक नहीं आने देगा, आपके सिर्फ नीचे की दीवार पे क्रैक आएंगे, क्लियर। और दूसरा, जब भी ब्रिक का फाउंडेशन बनाए तो इस टाइप से जरूर बनाए, ठीक है, इस टाइप से आपको फाउंडेशन बनाना चाहिए ब्रिक का, इस तरीके से आपका फाउंडेशन होना चाहिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि सीधे क्या करते हैं कि नीचे पीसीसी करेंगे, नीचे जो है आपका पीसीसी की, और यहाँ से सीधे ऐसे दीवार उठा देते हैं, तो इस केस में ज्यादा रिस्क रहता है। तो कभी भी अगर आपको ब्रिक का कॉलम नहीं दे रहे हो, ब्रिक का घर बना रहे हो, तो आपको इस टाइप से उसका फाउंडेशन देना चाहिए, तो आपको कभी भी फाउंडेशन का सेटलमेंट नहीं होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है मेरा आपका, वो है आपका क्रैकिंग ड्यू टू द वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि आपका ये घर है और घर के बराबर में कोई बड़ा पेड़ है, ठीक है, ये घर है आपका और घर के बराबर में कोई बड़ा पेड़ है, तो इसकी जो जड़ें होती हैं, इसकी क्या होती है, जड़ें होती हैं, जड़ें आपके घर के फाउंडेशन के नीचे चली जाती हैं। कहाँ चली जाती है आपकी, जो बड़ा पेड़ होता है, क्योंकि बड़े पेड़ की फाउंडेशन बहुत फैलती है, जो उसकी जड़ें होती है काफी फैलती है, तो ये अगर आपके घर के फाउंडेशन के नीचे अगर ये आ जा रही है, अगर आपके घर के फाउंडेशन के नीचे अगर ये आ जा रही है, तो उस केस में भी आपकी ये जैसे दीवार है इस पर क्रैक आ जाएंगे। तो अक्सर ये भी आपको देखना है कि आपके फाउंडेशन के नियर बाई कोई बड़ा पेड़ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इस टाइप की समस्या भी आपने देखी होगी, यहाँ पे देखो ये पीपल का पेड़ उगा है। अक्सर जो है बिल्डिंगों में देखा होगा, अपने घरों पे देखा होगा कि दीवारों में से जो है पीपल का पेड़ उगाता है। तो जैसे जैसे वो पेड़ जैसे जैसे जो है वो पेड़ आपका बड़ा होगा, वैसे वैसे जो है आपकी दीवार के अंदर जो है क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपके घर के बगल में कोई बड़ा पेड़ है, तो आपको देखना है कि उसकी जड़ें आपके घर की तरफ तो नहीं आ रही है, आप यहाँ से मिट्टी हटा के इनको कट करवा सकते हैं, या फिर उस पेड़ को भी आप हटवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी दीवार पे कोई पेड़ आ रहा है, तो उसको भी आप रिमूव करवा दीजिए, नहीं तो 100% क्रैक आएगा ही आएगा, क्लियर। इसके बाद आपका यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है वो है आपका मटेरियल की क्वालिटी। ये अक्सर मैंने देखा है कि घर बनाए हुए 2-3 महीने हुए हैं, 3-4 महीने 6 महीने हुए हैं, और आपके घर के अंदर क्रैक आने स्टार्ट हो जाएंगे, छत पे क्रैक आने स्टार्ट हो जाएंगे, दीवारों पे आपके क्रैक आने स्टार्ट हो जाएंगे। वो क्यों आते हैं, अगर आपके नए घर के अंदर क्रैक आने स्टार्ट हो गए, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट होता है आपका मटेरियल की क्वालिटी।
आपने जो है थर्ड क्वालिटी का मटेरियल यूज किया है। जैसे कि आपने कोई लोकल सरिया आपने यूज किया, सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी सीमेंट जो है आप घर में यूज कर रहे हो तो 3 महीने से ज्यादा पुराना सीमेंट नहीं होना चाहिए। ये बात याद रखना, जब भी सीमेंट आपके घर पे आ रहा है तो उसकी डेट आप जरूर देख ले। 3 महीने से पुराना अगर आपका सीमेंट है तो उसको वापस कर दीजिए, उसको यूज ही मत करना, ठीक है। ऐसे ब्रिक अच्छी क्वालिटी की ब्रिक यूज करिए। तो कहने का पर्पज ये है कि अगर आपके घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, मटेरियल क्वालिटी खराब है तो भी आपके घर के अंदर क्रैक आएंगे ही आएंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है पुअर वर्कमैनशिप। ये आपका क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अब आपने सारी चीजें कर लिया, आपने मटेरियल भी अच्छा कर लिया, डिजाइन भी अच्छा बनवा लिया, लेकिन जो काम करने वाला है, जो ठेकेदार है, आपका जो लेबर है, अगर उसको उसी को काम करने की तमीज नहीं है तो फिर उन सब का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए जब भी घर का कंस्ट्रक्शन करवाएं तो किसी अच्छे और एक्सपीरियंस ठेकेदार को काम पे दें, क्योंकि ठेकेदार एक ऐसा पार्ट होता है कि वो आपकी पूरे जो आपका पूरे जिंदगी भर का जो पैसा आप घर में लगाने वाले हो वो 2 से 3 महीने जितने दिन में काम करेगा वो सब आपका वेस्ट कर देगा। सब क्या कर देगा, पैसा सारा वेस्ट कर देगा। तो इसलिए 2, 4, 5, 10 रुपए के चक्कर में पड़ के आप किसी भी ऐसे ठेकेदार को घर का काम ना करवाएं जिसको काम करना ना आता हो। अक्सर मैंने देखा है कि लोग 2-2, 3-3 रुपए पर स्क्वायर फीट के डिफरेंस पे भी जो है ठेकेदार बदल देते हैं, ठीक है। तो कभी भी जब भी ठेकेदार आप अपने घर के लिए ले, आप अपने घर पे जो भी ठेकेदार आपका काम कर रहा है तो ध्यान रखें कि उसको प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए काम का। उसकी कई साइटों पे जाके विजिट करो, देखो कि उसने क्या बनाया है, तभी जाके उसको काम दो। प्राइस पे बिल्कुल भी मत जाओ। अब दिल्ली के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पे 230 रुपए में भी एक ठेकेदार काम कर रहा है और एक 190 रुपए में भी काम कर रहा है। तो दोनों में भाई कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो आप पूछो 230 वाले से कि भाई तू 230 क्यों ले रहा है, ऐसा तेरे पास क्या स्पेशल है कि आप 230 रुपए ले रहा है। ऐसे आप 190 वाले से पूछो कि भाई 230 का भी मार्केट में रेट है तो तू 190 में क्यों कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप ये चीज नहीं देखोगे तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा, आप ही का नुकसान होगा। क्योंकि ठेकेदार का क्या है, 2-3 महीने काम करेगा उसके बाद आपके फोन उठाने बंद कर देगा। ऐसी जो है आर्किटेक्ट का भी यही हाल है आज के टाइम पे। आप जब तक आप उसके साथ जुड़े हो, जब तक आपसे वो संपर्क कर रहा है, जैसे उसकी सर्विसेज खत्म हुई उसके बाद आप कौन और मैं कौन। लेकिन जो हाउस ओनर होता है उसको तो पूरी लाइफ, उसकी तो पूरी लाइफ जो है बर्बाद होगी, ठीक है ना। क्योंकि पैसा ऐसा तो है नहीं कि पूरा ब्लैक मनी भरा पड़ा है, लिमिटेड पैसा है। इंसान पूरी जिंदगी कमाता है और जब लास्ट में जाके जब बाल सफेद हो जाते हैं ना, रिटायरमेंट का टाइम आता है, उस टाइम पे घर बनाता है और वो भी उसमें भी अपना पैसा जो है वो किसी चूतिया के चक्कर में जो है अपना पैसा वेस्ट कर दे तो फिर क्या फायदा होगा आपका, टोटली आपकी तो पूरी लाइफ वेस्ट होगी। तो इसलिए कभी भी प्राइस की बात करो तो साथ में क्वालिटी की जरूर बात करो कि 190 ले रहा है तो भाई 190 क्यों ले रहा है, ठीक है। मार्केट में तो 230 में भी कर रहे हैं, 230 वाले से पूछो कि 230 रुपए क्यों ले रहा है, क्लियर। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ मेंटेनेंस। अक्सर आपने ये देखा होगा कि लोग बहुत ही पुराना घर होगा लेकिन देखने पे ऐसा लगेगा कि यार बहुत अच्छा है, तो ऐसा लगेगा कि आपको जैसे इतना पुराना है ही नहीं। अक्सर आपने देखा होगा, गाड़ी आप देखते होंगे, कोई गाड़ी ऐसी होती है कि 2 साल पुरानी है देखने में लगती है 10 साल पुरानी, कोई गाड़ी ऐसी होती है कि वो 10 साल पुरानी है लेकिन देखने में लगती है 2 साल पुरानी। तो क्या फर्क है, फर्क है मेंटेनेंस का। हम बोलते हैं कि अच्छा यार तो वेल मेंटेन है, ठीक है ना। आदमी भी ऐसे होते हैं कि बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं जो देखने में होते 40 साल के हैं, कितने भी होते हैं होते 40 साल के हैं लेकिन देखने में लगते हैं 50 साल के। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 60 साल के होते हैं लेकिन देखने में लगते हैं 40 साल के। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस यही है कि तो इसने अपने आप को मेंटेन किया हुआ, इसने क्या किया हुआ, अपने आप को मेंटेन किया हुआ। इस आदमी ने अपने आप को मेंटेन ही नहीं किया, जैसे चल रही है चल रही है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है कि अपने घर को प्रॉपर मेंटेन करना है। कम से कम साल में एक बार तो मेंटेनेंस जरूर कराएं। साल में एक बार अगर नहीं करा पा रहे तो एटलीस्ट 2 साल में तो एक बार मेंटेनेंस जरूर कराएं। हर साल दिवाली आती है, सबको पता है। ऐसे अगर आप दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप मोमडन हो, आप मुस्लिम हो, तो आपके लिए ईद है, हिंदुओं के लिए आपका दिवाली है, क्रिश्चियंस है तो उनके लिए बड़ा दिन है जो 25 दिसंबर को मनता है, क्रिसमस। तो हर किसी के पास जो है एक ना कोई बहाना जरूर होता है ऐसा मेंटेनेंस कराने का। तो आप अपने, अगर आप वैसे मेंटेनेंस नहीं कराना चाहते तो आप किसी ओकेजन पे मेंटेनेंस करा सकते हो, लेकिन घर का जो है प्रॉपर मेंटेनेंस जरूर कराएं, ठीक है। मैंने यहाँ तक देखा है कि आपका टैब टूटी हुई है, पानी बह रहा है तो कोई मतलब नहीं है, टप 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 पानी टपके जा रहा है, कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, और दीवारों पर से प्लास्टर झड़ने लग रहा है तो कोई मतलब नहीं है कि देखेंगे यार कभी बाद में, गेट पे आपका जंग लग रहा है वो देखेंगे बाद में। तो वो चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको घर को अपने प्रॉपर मेंटेन करके रखना है। मेंटेनेंस जरूर कराइए, क्योंकि मेंटेनेंस कराने से आपके घर की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। क्लियर? ठीक है, प्रॉपर मेंटेनेंस जो है आप जरूर कराएं। और लास्ट में है आपका नेचुरल फोर्सेस। नेचुरल फोर्सेस क्या होते हैं? जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो आप, या ऐसे जोन ऐसी जगह पे आपका घर है जो कि बहुत ही हाई सेंसिटिव जगह है, ठीक है ना, पहाड़ी इलाके में आप रह रहे हो, या फिर ऐसी जगह जहां पर अक्सर भूकंप आते रहते हो, जैसे जापान का एग्जांपल। जापान में क्या होता है कि हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई वहां पर भूकंप आता रहता है। तो उससे क्या होता है कि अगर भूकंप आएगा तो ऑब्वियसली घर आपका हिलेगा, घर हिलेगा तो आपका जो है कहीं ना कहीं कुछ क्रैक्स आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा आंधी आती है, बहुत सारी लोकेशन ऐसी होती है जहाँ पे हर साल बाढ़ आती है। तो बहुत सारे ऐसे नेचुरल डिजास्टर होते हैं जिनकी वजह से भी आपके घर के अंदर क्रैक्स आ सकते हैं। अर्थक्वेक आ गया, हल्का सा भी झटका लगा तो किसी कॉलम पे किसी दीवार पे क्रैक आ जाएगा आपका। ऐसे ही सपोज करो कि बाढ़ आ गई, पूरा इलाका बाढ़ के अंदर डूब गया, आपका घर भी पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो फाउंडेशन सेटल हो गया उस पानी की वजह से। तो नेचुरल डिजास्टर भी, ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपके घर के अंदर क्रैक ला सकता है। तो इसलिए जब भी घर बनाए तो ऐसी जगह पे बनाने की कोशिश करें जहां पे कम से कम नेचुरल डिजास्टर हो, ठीक है ना। जैसे समुद्र के किनारे अगर आप बना रहे हो तो सुनामी आने का डर है, ठीक है ना। पहाड़ी इलाके पे बना रहे हो तो आप जो है भूकंप आने का खतरा है। आप मैदानी इलाकों में आपने नदी के किनारे बनाते तो बाढ़ आने का खतरा है। तो ऐसी जगह बनाए कि जहाँ पे आपका भूकंप भी बहुत कम आते हो, बाढ़ आने का कोई कम से कम खतरा हो, और सुनामी भी आने का बहुत ही, ऐसी जगह पे आप घर बनाइए ताकि आपका जो नेचुरल फोर्सेस हैं जिनकी वजह से आपके घर के अंदर क्रैक आ सकते हैं, आपके घर की लाइफ जो है वो कम हो सकती है। तो ऐसी जगह घर बनाने की कोशिश करें। तो ये टोटल जो है 7 पॉइंट मैंने डिस्कस किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर इन सारे पॉइंट्स पे आप फोकस करके अपने घर का कंस्ट्रक्शन कराओगे तो पूरी जिंदगी क्रैक नहीं आएंगे, आएंगे भी तो बहुत माइनर से आएंगे और वो इजिली रिपेयर हो सकते हैं। लेकिन शुरुआत आपको डे 1 से करनी है। जिस दिन से आपका घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है उसी दिन से आपको इन सब चीजों की शुरुआत करनी है। ऐसा नहीं है कि अब बन के तैयार हो गया है बाद में देख लेंगे। अक्सर लोगों की ये भी आदत होती है कि यार बाद में देख लेंगे, तो वो चीज नहीं करनी है। आपको स्टार्टिंग से डे 1 से ही आपको इस चीज की तैयारी करके चलनी है। बाकी अगर इस तरह की समस्या आपके घर में है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, नीचे मेरा नंबर दिया गया है, आप हमसे कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। साथ ही साथ अगर नए घर का कंस्ट्रक्शन का प्लान कर रहे हो और किसी कंसल्टेंट को हायर करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करना, आपको सर्विसेज अवेलेबल हो जाएंगी। और एक लास्ट काम, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि इस तरह की फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। इनका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। क्लियर? तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।